भी करें, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ठीक है। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हाथ को रब करेंगे, अपने चारों एक सकारात्मक लेयर बनाएंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करेंगे। वेरी गुड। अगेन रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes. वेरी गुड, नाउ ओपन योर आइज। तो आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दीजिए कि कौन कौन जो है पढ़ के आए हैं। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, बोलना नहीं है, मैसेज करके बता दीजिए या हैंड रेज कि मैंने आप लोग को बोला था टाइप जो है वो पढ़ के आने को। और किसने किसने रिकॉर्डिंग सुन ली है दोबारा, बताइए। आवाज तो आ रही है ना मेरी? ओके, नहीं पढ़ के आई मैम, सॉरी। ठीक है, और कौन नहीं पढ़ के आए हैं? नीरू जी पढ़ के आई हैं। आई एम इन ट्रेन, आई कांट स्पीक एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो बाकी लोग नहीं पढ़ के आए या फिर बाकी लोग क्लास में बोलना नहीं चाहते? सॉरी मैम, नहीं पढ़ के आए। टेस्ट दे रहे थे आप लोग? आज टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे सभी? ओके। आपके पास संडे था, मंडे भी था, कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए। तो आज जो है मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं, बट आप लोग प्लीज पढ़ के आइए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में बहुत बर्डन पड़ेगा। ठीक है, नहीं याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ने को इसलिए नहीं बोलती कि आपको याद करना है। याद तो आप एग्जाम के टाइम पे करोगे, अभी तो मुझे देख के भी बता दोगे तो भी मुझे खुशी हो जाएगी। आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको समझ में आए। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड। ओके, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार और क्लियर कर दूंगी। अच्छा, आप जो पढ़ के आए हैं वो मुझे बताइए, आपको क्लियर हुआ क्या? एनीवन, क्लियर हुआ आप लोगों को जो पढ़ के आए हैं? हाँ मैम, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें हाँ कह सकते हैं समझ तो आ गए हैं इतना। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा, आप लोग देख के बताएंगे बट बताएंगे जरूर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं चाहे ज्यादा ज्यादा पढ़ के आए, आप भले गलत बताइए बट बताइएगा। ठीक है, चलिए। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था? सभी लोग टाइप करेंगे और मुझे बताएंगे प्रिया। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा आपने? सभी लोग टाइप मैम करिए। मैं अटेंड नहीं की थी, लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। ओके, ठीक है। गौरी आप बताइए। मैम टाइप्स ऑफ रिसर्च। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब मुझे स्नेहा मैम आप बताएंगी कि आउटकम या परिणाम के आधार पर मैंने 2 टाइप बताए थे, वो कौन कौन से थे? यस मैम, परिणाम के आधार पर आपने दो बताया था, एक मौलिक बताया था और दूसरा व्यवहारिक भी बताया था। और जी, वेरी व्यवहारिक गुड। के अंतर्गत क्रियात्मक भी कहा था। बस। बाकी सभी टाइप करेंगे। ठीक है, जिनको मैं जिनका नाम लूं वो अनम्यूट करके बताएंगे, बाकी सभी टाइप करेंगे। चलिए, ठीक है। जो जल्दी टाइप करेगा उसको जल्दी मौका मिलेगा बताने का और उसको लास्ट में गिफ्ट में मिलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्षा आप बताइए, मौलिक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? मौलिक रिसर्च क्या होती है? मौलिक अनुसंधान या फिर फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है?
वर्षा, Yes, आप हैं yes, क्लास में जी? yes, मैम। मौलिक अनुसंधान ये मूलतः मतलब रूप से होती है मैम, ऐसा कुछ बताया था, क्लियर नहीं है मैम। क्लियर नहीं है, आपने दोबारा पढ़ा? जी मैम, पढ़ा तो था, पता अच्छा, एक्सप्लेन। देख के बता दीजिए, लिखा है आपने? मैम टाइप लिखा है उसके अंदर का, मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं लिखा है, सॉरी मैम। लेमन लैंग्वेज में लिखा है, अपनी भाषा में नहीं लिखा? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आप जो भी आंसर देगा उसका आंसर आप अच्छे से सुनेंगी, ठीक है? अब मुझे स्नेहा मैम आप बताइए कि बेसिक रिसर्च या जो आपको फंडामेंटल है उसके और नाम क्या हैं? उसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? स्नेहा मैम। जी मैम, उसे तो मौलिक और प्राथमिक के नाम से बेसिक और फंडामेंटल ऐसे ही जानते हैं मैम। ठीक है, एक और नाम मैंने बताया था, कल्याणी जी आप बताइए क्या नाम बताया था मैंने? मौलिक जो मौलिक है वो मूल में से, और परिणाम आधार के पर आप मौलिक और व्यवहारिक क्रियात्मक ऐसे बताए थे। अच्छा, मैंने इंग्लिश में एक और नाम बताया था, मैंने 3 नाम बताए थे इंग्लिश में आप लोगों को, याद है किसी को? एक तो फंडामेंटल हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका बेसिक रिसर्च, एक और मैंने बताया था। प्योर मैम शायद वेरी गुड, प्योर। ठीक है, प्योर रिसर्च, ठीक है। चलिए, क्या बताए थे अब मैम, नीलू, तीसरा क्या है? तीसरा प्योर रिसर्च, PURE, ठीक है। प्योर रिसर्च क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले उसी से स्टार्ट हुआ, प्योर एकदम नीट है वो, ठीक है, क्लीन एकदम, इसलिए उसको बोलते हैं प्योर रिसर्च। अब मुझे बताएंगे नीलू दी कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या समझते हैं, क्या होता है इसका मतलब? हाँ, बताइए। फंडामेंटल रिसर्च मतलब मौलिक रिसर्च या बेसिक रिसर्च, जिसको प्राथमिक रिसर्च बोलते हैं। ये असल हाँ, में ये तो होता नाम क्या हो है? गए। हम्म हाँ, बाकी सभी टाइप ये जो करिए, होता नीलू जी है, आप बताइए। हाँ जी, ये जो होता है ना बेसिक, क्योंकि नाम से ही है ये बेसिक या प्राथमिक, तो ये क्या होता है, ये मूलतः ज्ञान पर आधारित होता है, नॉलेज गेन करता है ये अपने में हम्म नॉलेज रखता है। और दूसरा, इस सिद्धांत में मतलब मौलिक जो रहता है ना, उसमें सिद्धांतों और अवधारणाओं का समावेश होता है। मतलब ये एकदम प्राथमिक रहता है, तो ये क्या है, बेस तैयार करता है आगे के लिए। और इसका ये रहता है कि ये जो नॉलेज गेन करता है, इकट्ठा करता है नॉलेज, ज्ञान का संग्रह, वो तुरंत जरूरी नहीं है कि काम में आए, फॉर फ्यूचर भी काम में आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये इसका आधार होता है। अगर इसको मैं और अच्छे से अगर शॉर्टकट में बोलूँ ना, तो ज्ञान में वृद्धि करता है, और ये खोज या आविष्कार से संबंधित होता है, और ये शैक्षणिक आधारित होता है, मुख्यतः शैक्षणिक होता है, शिक्षा पर हम्म रहता है, और ये विस्तृत होता है, ये शॉर्ट नहीं होता है। इसका क्षेत्र काफी फैला हुआ रहता है, मौलिक क्या बोलते हैं, अनुसंधान का, प्राथमिक वेरी गुड, अनुसंधान। ठीक है। अब अंकिता आप मुझे बताइए फंडामेंटल में ही कुछ एग्जाम्पल देके, एक सामान्य जिससे हम समझ सके कि भाई क्या है ये। अंकिता, एग्जाम्पल दीजिए मैम फंडामेंटल रिसर्च। इसमें एग्जाम्पल तो नहीं, पर इसमें बस यही है कि मैंने जो लिखा था कि रिसर्च नॉलेज बढ़ाने के काम में आती है, इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। हाँ, इसको प्रैक्टिकल जब हम यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये व्यवहारिक में आएगा फिर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी जी। ओके, प्रेरणा आप बताइए फंडामेंटल का कोई एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल सामान्य रूप से जो हम यूज कर सकते हैं। न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ, ठीक है। ग्रेविटेशनल, ठीक है, मोशन का लॉ। देखिए, बहुत सही बताया आपने। अब मुझे फिर से वर्षा आप बताइए क्या समझा आपने, इतने लोगों ने बताया ना, अब आपने क्या समझा क्लास से, मतलब कि ये जो फंडामेंटल रिसर्च है वो क्या होती है? विकला जी मैम, नीलू देवी ने बताया कि ये हमारी ज्ञान में जो है मौलिक अनुसंधान वृद्धि करता है। और हाँ। मैम ना, मैं थोड़ा सा लिखी हुई हूँ कि आप ना इस पे बोले थे कि इस पे थ्योरी बना सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ। इस पे हम और प्रैक्टिकल देखिए। बताइए, पहले आप बता लीजिए। हाँ, कि हम लोग इस पे प्रैक्टिकल नहीं बना सकते हैं। हो सकता है वर्तमान में इसका उपयोग ना हो,
क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में इसका उपयोग नहीं हुआ है इसलिए। और ये हम्म लिखा हुआ होता है केवल, जो हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, वो लिखा हुआ होता हम्म है। और हम लोग इस पे मतलब हम लोग को ये चीज, हम लोग प्रैक्टिकल में ये हमारी चीज नहीं आती, हम बस लिखा हुआ है उसको पढ़े हैं, ये यहीं तक ही हम्म सीमित रहती है ये जो अनुसंधान होती है। हम्म ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसका सिंपल से, ठीक है, अब मैं आपको सारे जो है जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, आप सभी ने बहुत सही बताया, ठीक है। प्लीज क्लास को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। रिसर्च बहुत सिंपल टॉपिक है। आप जितना महसूस करने की कोशिश करेंगे या अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, उतना आप समझ पाएंगे। अगर आप सोचे टफ है या वर्डिंग टफ है, आप बुक से पढ़िए पर समझिए अपने अनुसार, ठीक है। तो आप सभी को वही करना है। अब मैं आप लोगों को, मैंने उस दिन टाइप बताया था इसलिए थोड़ा जल्दी में बताया था। अब मैं आपको आज डिस्क्राइब करूंगी पूरे रिसर्च में। आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हो गया आपके टाइप ऑफ रिसर्च, दूसरा है प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसलिए इनमें आपको टाइम लगेगा। जब मैं आपको टेबल समझाऊंगी तो वो मैं आपको जल्द समझाऊंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी। लेकिन जब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी तो आराम से करूंगी, ठीक है। अब मुझे बताइए, कोई भी बताइएगा, ठीक है, कि मात्रात्मक और गुणात्मक किसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है? मात्रात्मक और गुणात्मक, सभी लोग टाइप करें। और ज्योति पांडे जी आप बताइए, किसके आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक दो रिसर्च बताई गई है? प्रोसेस, वेरी गुड। और प्रक्रिया के ज्योति, आधार पर मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रक्रिया के आधार पर जो है आपका मात्रात्मक है और गुणात्मक। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जिसको हम संरचित कहते हैं, उसकी क्वालिटी किसको किसकी तरह होगा? वो क्वालिटेटिव होगा या फिर क्वांटिटेटिव होगा? किसकी तरह मिलता जुलता होगा? कोई भी? क्वालिटी का तरह हो, मैम क्वांटिटी। क्वांटिटी, वेरी गुड। क्वांटिटेटिव। हाँ कल, ठीक है, कल्याणी जी आप बताइए क्वालिटी कैसे लगा? और गलती से मैं बोल दी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, गलती भी चल जाएगी, तो थोड़ी है, अपराध थोड़ी है भाई। कोई बात नहीं, ठीक मैं है। लिखी हूँ तो ना गलती से। जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव किसके अंतर्गत आता है? वर्णनात्मक जिसको कहते हैं हम। मैम उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, वेरी गुड, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर जो है डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम वर्णनात्मक कहते हैं। मैंने उसके तीन प्रकार बताए थे, तीनों प्रकारों के नाम बताइए। घटनात्तर, ऐतिहासिक। घटनात्तर, ऐतिहासिक और हाँ, विश्लेषणात्मक। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे आप बताइए डिस्क्रिप्टिव, जो कि वर्ड से ही समझ आता, वर्णनात्मक, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था और थोड़ा इसको डिस्क्राइब बताया था कि कैसे क्या होती है इसके अंदर। तो कोई भी मुझे बताइए, हैंड रेस करिए, बताइए मुझे कि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है। ये इसको ही बोलते हैं ना, जो डिस्कवरी और इन्वेंशन और इनोवेशन, वही हम्म है ना? डिस्कवरी, इनोवेशन, और ये मैंने आपको अप्लाइड के अंतर्गत बताया था कि डिस्कवरी और इन्वेंशन अच्छा आपका अच्छा फंडामेंटल में होता है और अप्लाइड अच्छा में क्या अच्छा होता अच्छा। है? इनोवेशन होता है, ठीक है। ठीक ठीक। डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी, उसके वर्ड से ही पता चलता है। मैम बताओ। हाँ सब्जेक्ट बताइए। लेकर डिस्क्राइब करना है ना, वही तो बनना, तो मतलब उसको सब्जेक्ट, को एक सब्जेक्ट है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, उसका मतलब ऐतिहासिक बोलो, उसका विश्व घटना क्या है, वो सब पूरा ठीक विश्लेषण है, करके बोलना है। मैंने आपको बोला, एक प्रश्न दिया मैंने आपको, ठीक है। आपका जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वहां पर क्या लिखा रहता है? सबसे नीचे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है, वहां पे क्या रहता है? विस्तृत रूप से वर्णन करिए। मतलब कि इसको समझाइए। प्रश्न क्या रहता है कि अष्टांग योग क्या है, इसकी कितनी विमाएं हैं और कैसे वर्क करता है। तो इसमें से आप मुझे बताइए, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया प्रश्न का, उसमें आपने क्या नोटिस किया कि क्या करने को बोल रहे हैं वो? क्या है, क्यों है, कब है, यही तो होता है ना मैम वेरी डिस्क्रिप्टिव गुड, में। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? इन सबका उत्तर देता है कि अष्टांग योग क्या है, उसकी कितनी विमाएं हैं और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे वर्क किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। समझ में आया? डिस्क्रिप्टिव मतलब वो किसका उत्तर देता है? क्यों, कैसे, कहाँ, कब। और ये सब चीज कहाँ होती है? जब आप देखते होंगे आपके घर में वोटर आईडी कार्ड बनाने आते हैं जब लोग, या फिर जब जनसंख्या का के बारे में जानने आते हैं वहां से, ठीक है, आंगनबाड़ी से लोग आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हो बताइए?
पहले कितना मेंबर है वो सब रिपोर्ट बनाते हैं मैम। रिपोर्ट करते, रिपोर्टिंग लेते हैं, वो रिपोर्ट करते। उस रिपोर्टिंग को हम क्या कहते हैं हम जनरली? सर्वेक्षण करते हैं, वो लोग सर्वेक्षण। हाँ, सर्वे, ठीक है, सर्वेक्षण। तो वो क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। ये सर्वे जो है आपका डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत आता है। हम जब भी किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे, या फिर उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, जहां पर हम किसी घटना के बारे में क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने का प्रयास करते हैं और उसको डिस्क्राइब करके बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आया समझ इतना आप लोगों को? डिस्क्रिप्टिव मैम। क्लियर हुआ? ओके। यस मैम। डिस्क्रिप्टिव के बाद मैंने, हाँ, अब आपको फंडामेंटल और अप्लाइड मैंने बताया था, वो तो क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? कि फंडामेंटल हमारी बेसिक कुछ भी नहीं है, सब सिद्धांत है, उसको जब हम प्रैक्टिकली लाते हैं तो अप्लाइड कहलाता है। उसी के अंतर्गत मैंने आपको क्रियात्मक बताया था। ठीक है, क्रियात्मक बताइए, क्रियात्मक मतलब क्या समझा था आपने? उसका एक जो इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो कौन सा था? जो कोरोना के टाइम Anyone? तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना, इसका कोई भी समस्या का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना। वेरी गुड। हाँ, कल्याणी जी एग्जाम्पल दे रही थी, बताइए एग्जाम्पल। कोरोना के टाइम जैसे लॉकडाउन पूरा मतलब तुरंत जो एक्शन लिया था, आप एक उसी के लिए। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू से टाइप पढ़ाए थे। पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम मतलब परिणाम के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मौलिक अनुसंधान और दूसरी होती है आपकी व्यवहारात्मक अनुसंधान या व्यवहारिक, जिसके अंतर्गत आपका क्रियात्मक अनुसंधान आता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, कोई भी आंख बंद करके कौन टाइप सुना सकता है कि कौन सी कितने टाइप की होती है? आंख बंद करके कोई भी सुना सकते हैं क्या? कोई भी जिसको लगता हो, भाई जो पढ़ के आए हो तो सुना देंगे। नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ के आइएगा। आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में आंख बंद कर करके पूछूंगी। ठीक है, तो आपका टेस्ट रोज रोज हो जाएगा इसी में। अब हम फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। तो मौलिक रिसर्च मैंने आपको बता दिया, ज्ञान में वृद्धि के लिए होता है। ये सिद्धांत पे आधारित होता है। जब हम इसी में, वेरी गुड नीलू जी, मैं आपसे पूछूंगी लास्ट में, जब हम इसी में प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको हम व्यवहारिक कहते हैं। और वही प्रैक्टिकल अगर हम तत्कालिक कर देते हैं, तुरंत करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक। अब बताइए, क्रियात्मक के अंतर्गत 4 स्टेप बताया था मैंने, वो क्या होता है? 4 स्टेप के नाम कोई भी, प्लानिंग, बाकी सभी टाइप। एक्टिंग, डेवलपिंग और रिफ्लेक्टिंग। वेरी गुड, ठीक है। अंकिता का सुना ना? अब देखिए, क्लास में रितु शर्मा जी आई थी, नहीं आई थी? रितु शर्मा जी, आपने अंकिता ने जो बोला सुना? आप बताइए क्या होता है, क्या क्या जी स्टेप मैम। होती हैं? हाँ। प्लानिंग, एक्टिंग हम्म और बाकी दो नहीं सुन हम्म पाई मैम। प्लानिंग, एक्टिंग, वेरी गुड। इसके आगे का किरण शर्मा जी आप बताइए। मैं भी क्लास नहीं कर पाई थी मैम, सुन नहीं पाई हूँ, मैं को उतना समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, अंकिता एक बार आप और बोलिए। यस, हाँ, डेवलपिंग, अभिजीत। प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपिंग और डेवलपिंग स्टेज और रिफ्लेक्टिंग स्टेज। वेरी गुड, ठीक है। अभिजीत का सुना, अभिजीत आप एक बार फिर से करो। मैम मैम प्लानिंग, एक्टिंग, हाँ डेवलपिंग हाँ स्टेज और हाँ, रिफ्लेक्टिंग स्टेज। ठीक है। हिंदी में किसको पता है इसके नाम? ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कौन मैम बताएंगे? मैम नियोजन, मैम मैं नियोजन बताऊं? सोपान। हाँ, ठीक है। हाँ, अभिजीत आप ही कंटिन्यू करो, खुशबू आपको बाद में मौका देते हैं। ठीक है, अभिजीत बोलिए। नियोजन सोपान और हाँ, वो जो एक्टिंग है उसको शोध योजना मतलब क्रियात्मक, ऐसा कुछ है, मैं अच्छे से बोल नहीं क्रियान्वयन, पा रहा हूँ हाँ उसको। और हाँ, क्रियान्वयन। डेवलपिंग जो है वो विकास उन्मुख सोपान। और हम्म रिफ्लेक्टिंग स्टेज जो है वो चिंतन चरण करके ऐसा कुछ है। वेरी गुड, ठीक है। अब किरण, आपने सुना चारों स्टेप कौन कौन से हैं? मैम इंग्लिश में बता सकते मैम? हाँ बताइए, प्लानिंग, इंग्लिश में बताइए। एक्टिंग, हाँ प्लानिंग, एक्टिंग, हाँ, डेवलपिंग और रिफ्लेक्टिंग। वेरी गुड, ठीक है। अब चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, इसको डिस्क्राइब करेंगी वर्षा। वर्षा, अब आप इसको डिस्क्राइब करो, इस 4 स्टेप को। क्लास तो सुनिए ना आपने?
मैम आधी ही सुन पाई थी मैम, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी मैम। अच्छा ठीक है, तो इसको आप कौन कर पाएंगे? हैंड रेस करिए, रेज योर हैंड। चारों स्टेप को कौन समझा? ठीक है, खुशबू आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करिए। तो मैम नंबर 1 हमारा स्टेज आता है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज मतलब किसी चीज को प्लान करना, है ना? कि हमें कोई अगर कोई हमें किसी कोई सब्जेक्ट के ऊपर हमें रिसर्च करनी है तो हम पहले उसकी प्लानिंग बनाएंगे, राइट? कि कैसे हमें क्या करना है, हमें कितने लोगों के पास जाना है, पूरा एक प्लानिंग हम लोग अपना डिजाइन करेंगे। सेकंड स्टेज आएगी हमारी एक्टिंग स्टेज। फिर हम उस पे जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एक्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? थर्ड स्टेज आ जाएगी डेवलपिंग स्टेज। फिर हम उसमें थोड़ा एनालिटिकल देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कितना डेवलपमेंट हो पा रहा है, मतलब हम कैसे कर पा रहे हैं, अभी क्या कमी है, क्या रहना है, मतलब क्या करना है। एंड थर्ड होती है रिफ्लेक्टिंग स्टेज। रिफ्लेक्टिंग स्टेज होता है फीडबैक, कि मतलब जो हमने डेवलप किया या फिर जो भी हमारा रिसर्च था उसका फीडबैक क्या आया, लोगों का, लोगों ने क्या हमें बोला, है ना? वो चीज उसमें आएगी रिफ्लेक्टिंग में। वेरी गुड। इसको आप एग्जाम्पल के साथ बता सकती? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप लोग को याद है? किसी को हैंड रेस करिए जिसको याद हो एग्जाम्पल, या अपना कोई भी एग्जाम्पल के साथ आकर आप उसको बता सके तो। एनीवन? नहीं, चलिए मैं समझाती हाँ, हूँ। इसमें जैसे देखिए, ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर हमको कोई घर बनवाना है, हाँ, उसमें पहले हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमको क्या कैसे करना है, कैसे बनवाना है, कहाँ पे क्या है। उसके बाद फिर जब वो हो जाएगा, फिर उसके बाद वो एक्टिंग स्टेज आएगी, फिर उसको हम उसके एक्ट के बेस पे करेंगे। फिर उसके बाद इसका डेवलपिंग। मैंने एकदम रिसेंट एग्जाम्पल बताया था। एक्शन मतलब मैंने आपको पहले बताया तत्काल कोई चीज करना, ठीक है? तो मैंने आपको एकदम रिसेंट एग्जाम्पल किसका बताया था? आपने बिल्कुल सही आंसर आंसर बताया कि आप घर बनाने का। हाँ वर्षा बताइए। हाँ, गिरवर आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या, या अपना माइक म्यूट कर लीजिए? वर्षा आप बताइए। जी मैम, आपने ये एग्जांपल दिया था ना कि जैसे कि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस टाइम पे सरकार जो है एक तुरंत एक्शन लेती है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिससे लोग घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये तुरंत जो एक्शन लेने का, ये आपने बताया था। ठीक है, ये तो एक्शन हो गया। अब उसको डेवलप कैसे किया उनने, बताइए बताइए। देखिए, अब मैं आपको एकदम एग्जैक्ट इसका बताती हूँ। हमने कोविड का, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चोरी हुई या फिर कोई भी चीज हुआ, उसके लिए तुरंत एक्शन ले लिया गया, वो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसमें 4 प्रोसेस होती है। पहला होता है आपका प्लानिंग। देखिए, अब एकदम से लॉकडाउन, हमें तो लगता है जनरल पॉपुलेशन को कि एकदम से लॉकडाउन 22 तारीख को कर दिया मोदी जी ने, ठीक है? पर उसके पहले उन्होंने क्या किया? किसी ना किसी से उन्होंने बात की, अपने जो कोर टीम मेंबर हैं, ठीक है? अब देखिए, आप लोग क्लास में 12 लोग हैं या 15 लोग हैं, ठीक है? उनमें से भी कोई कोई 3-3 ग्रुप बना के स्टडी करता होगा, ठीक है? उसको कोई एक्शन लेना है तो वो अपना एक्शन ले। वैसे ही एक कोर टीम होती है जिसमें 3-4 मेंबर होते हैं, उन्हीं से बातचीत होती है और प्लान किया जाता है, ठीक है? तो मोदी जी ने क्या किया? अपने किसी लोगों से बात किया होगा, उनने प्लान बनाया होगा कि भाई देखो, पॉपुलेशन तो बिल्कुल नहीं मान रही है मास्क लगाने को, घर के अंदर रहने को, तो हम क्या करते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? प्लान किया और तुरंत एक्शन किया, 22 को लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन किया उन्होंने, पहले क्या किया? पहले 5 दिन का किया, फिर 7 दिन का किया, धीरे धीरे 1 साल हो गया, ठीक है? उन्होंने उस पर विकास कर दिया। लेकिन विकास करते करते उन्होंने उस पर एनालिसिस किया कि मैंने लॉकडाउन तो कर दिया है, पर इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, हमको बाहर से लेना है। तो उन्हें क्या किया? धीरे धीरे लॉकडाउन खोल दिया, ठीक है? उनको क्या, पहले फीडबैक आया, उन्होंने विकास किया और लॉकडाउन बढ़ा दिया। फिर उनको फीडबैक आया जनरल पॉपुलेशन से कि सर हमको जो है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही है, हमको, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, ये तो फीडबैक आया, ठीक है? अब फीडबैक आया, चिंतन मनन किया फिर उन्होंने फिर से प्लानिंग की मोदी जी ने कि नहीं भाई देखो, सच में इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हो रहे हैं, तो कुछ प्लान करते हैं। तो उन्होंने फिर से एक्शन क्या लिया? लॉकडाउन खोल दिया, ठीक है? लॉकडाउन खोला उन्होंने, फिर उसको डेवलप किया कि लॉकडाउन खोल तो दिया हमने, लेकिन एक एक करके खोलेंगे।
फिर फीडबैक आया, हाँ सर ठीक है अब लॉकडाउन खुल गया है लेकिन आप कुछ जगहों को और खोलिए, ट्रेन चलाइए, यात्रा करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, फिर ट्रेन चलाई। ऐसे करके ये एक 1 to 1 जो है चलने लगा फिर से। तो इन्होंने, ये क्या हुआ, ये एक सर्कुलर मोशन में चला। इसीलिए एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या एक्शन रिसर्च का? सर्कुलर रिसर्च, जिसको क्या बोलते हैं हम चक्रीय हिंदी में? चक्रीय अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च समझ में आया। तीनों रिसर्च क्लियर हुई ना आप लोगों को? फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, तीनों समझ में आया? एकदम सही से बताइएगा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैम एक बार हिंदी आप में और लोग बता बोले दे दीजिए। हिंदी एक में बार हिंदी बताती हूँ, में और देखो बता दीजिए तीनों। देखिए। हाँ, मैंने प्लानिंग मतलब होता है नियोजन। वही चीज मैंने क्या किया, लोग आए, मोदी जी आए, उन्होंने नियोजन क्या किया, योजना बनाई। प्लानिंग मतलब अगर हम हिंदी देखें तो योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि भाई लोग मान नहीं रहे, लोग मरते जा रहे हैं, मेरे को क्या करना है, लॉकडाउन करना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, क्रियान्वयन किया। क्रियान्वयन क्या किया उन्होंने, लॉकडाउन लगा दिया तुरंत। अब उस पे उन्होंने विकास की ओर देखा कि भाई मैंने लॉकडाउन तो लगा दिया है, अब इकोनॉमिकली वीक होंगे लोग, फीडबैक आने लग गया लोगों का, मतलब चिंतन मनन करने लगे लोग कि लॉकडाउन लगा तो दिया, लोग जिएंगे खाएंगे कैसे, भाई उनको पैसा तो चाहिए ना खाने पीने के लिए। तो फिर से जब चिंतन मनन किया गया, फिर से मोदी जी के पास जनता का फीडबैक गया, उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से योजना बनाई कि हम लॉकडाउन खोल देंगे लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हम ये रखेंगे कि मास्क लगाना जरूरी है, जो मास्क नहीं लगाएंगे वो धंधा नहीं कर सकते, वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते। तो उन्होंने क्या किया, मास्क लगाना जरूरी कर दिया। अब ओमनिकॉर्न आ गया, ओमनिकॉर्न में क्या करे भाई, तो उन्होंने बोला अब हम पूरी तरीके से लॉकडाउन कर देंगे, फिर जनता परेशान हो जाएगी। तो उन्होंने एक एक करके रेस्टोरेंट, होटल ये सब बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने फिर से क्या किया, क्रियान्वयन किया, फिर उसको विकास किया। अब धीरे धीरे एकदम से नहीं बंद करेंगे, धीरे धीरे करके बंद करेंगे, हमको लगेगा एकदम से बंद हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन में ये सब कुछ चलता गया कंटिन्यूटी में। समझ में आया? इसलिए इसको हम चक्रीय अनुसंधान भी कहते हैं। आया समझ में रितु? जी मैम। ओके, तो ये आपका हो गए 3 रिसर्च जो कि हमारे किसके आधार पर है, जल्दी बताइए, जल्दी कोई भी। परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ उद्देश्य के आधार पर। डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आया, वर्णनात्मक, हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। जहां पर सर्वेक्षण पद्धति, तो अगर आपके पास पूछा जाए सर्वेक्षण पद्धति किस अनुसंधान के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्णनात्मक, देश डिस्क्राइब। के आधार पर। उद्देश्यों के हाँ, आधार उद्देश्य में भी डिस्क्रिप्टिव या फिर वर्णनात्मक के आधार पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं किसी चीज का। आया समझ में आपको? सर्वे रिसर्च में दूसरा मैंने आपको कौन सी बताई थी, घटनोत्तर। घटनोत्तर जो कि वर्णनात्मक का एक प्रकार था, जिसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट मतलब घटना के बाद जो हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, घटनोत्तर। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया था, कोई मुझे बताएंगे एग्जाम्पल के साथ? मैम कुपोषण। कुपोषण, ठीक है, इसका एग्जाम पूरा डिस्क्राइब करिए एक बार, डिस्क्राइब मैम कर पाएंगे? कुपोषण जो होता है, जो डिजीज होती है, वो पहले से ही आती है, मतलब घटना हो चुकी है, दैट्स व्हाई। हाँ, हम क्या करते हैं, कुपोषण व्यक्ति को देखते हैं, कुपोषण शिशु को देखते हैं, आप जैसे बोले थे फिर मैम, कहाँ थोड़ा जाते सा हैं, बोलो। पीछे की ओर जाते हैं। हाँ बताइए कल्याणी। जैसे आप बोले थे ना, एक लड़की को आप मतलब देखने से उसको देखने से जैसे उसका कुपोषण है, तो उसको हम लोग जांच ना करके उसका फैमिली को देखेंगे, वो कैसे कैसे उसका फैमिली चलते हैं, व कैसे उसका फैमिली का मतलब पीछे का जो ये है वो देखते हैं। वेरी गुड। तो आप, हाँ, उसको देखकर हम तो ये लोग क्या हुआ, उसका अनुसंधान करते हैं। हाँ हाँ। अब प्रेरणा आप क्या बोल रही थी? वेरी गुड कल्याणी, प्रेरणा आप क्या बोल रही थी? जैसे कि बाढ़ आती है तो उसको हम पहले की जो चीजें हुई रहती है उसको हम देखते हैं कि किस वजह से बाढ़ आई है, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब पास्ट पे मतलब हम जो बाढ़ आई हुई है वो नहीं देखते हैं, किस वजह से हुई है वो हम जाके देखते हैं। तो वो चीज जो हम इस पे ले सकते हैं।
हाँ ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत भी आता है और ये आपका एक्सपोस्ट फैक्टो में आ सकता है। ठीक है, इसमें हम वर्तमान से अतीत में जाने की कोशिश करते हैं। इसका मेन पॉइंट क्या है, जैसे एक्शन रिसर्च का क्या था, तत्काल काम करना, तत्काल समाधान, वैसे ही एक्सपोस्ट फैक्टो में वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र, दो प्रकार के चर होते हैं। ठीक है, मैं आपको चर के बारे में पढ़ाऊंगी। एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर। ठीक है, स्वतंत्र चर वो होता है जिसके कंट्रोल में सब चीजें, जो सबको कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि माता पिता स्वतंत्र चर है अपने घर में, उनके ऊपर, उनके नीचे जो बच्चे रहते हैं उनके, वो अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। वैसे ही चर मतलब कोई भी चीज हो सकती है एक स्वतंत्र चर जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आया। आश्रित मतलब उस पे आश्रित रहता है। तो देखिए, अब आपने बाढ़ का एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो हम बाढ़ का देखते हैं। तो बाढ़ क्या है, बाढ़ एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, जिसपे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर जो नुकसान हुआ उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। बाढ़ पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अब तो वो आ गई, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं कर सकते इस रिसर्च में। आया समझ, जिसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं। पर आश्रित चर जो होते हैं हमारे, जैसे दुकान हो गई, जैसे आपने केदारनाथ का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, बाढ़ आ गई, रिपोर्टिंग करने मीडिया वाले जाते हैं, उन्होंने क्या पूछा, भाई कितने कब आई बाढ़, कितने इंटेंसिटी से आई, कितनी जगह को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा केदारनाथ में अभी भी लोग जा रहे हैं क्योंकि फिर से उसकी रिपेयरिंग कर दी गई है ना। तो इस रिसर्च में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी जो है हमारा कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, इतना समझ में आया आपको इसमें? मतलब मैम इसमें सभी प्रकार इतना की आया? प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता वो स्वतंत्र होते हैं। हाँ, इसमें हम केवल इफेक्ट को देख सकते हैं कि इफेक्ट हुआ क्या, है ना, हम केवल देख सकते हैं और उस इफेक्ट को देख के जाते पीछे। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल वही मीडिया वाला मैं आपको दूंगी। मीडिया वाले गए केदारनाथ, उनने क्या इफेक्ट देखा बाढ़ का, कि पूरी झोपड़ियां टूट गई, घर उड़ गए, लोगों के घर चले गए। ठीक है, उनने केवल इफेक्ट को देखा। अब वो इफेक्ट देखे, लेकिन उनको तो नहीं पता भाई क्या हुआ था। मीडिया वाले आए हैं दिल्ली से, उनको केदारनाथ के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो क्या करेंगे, वर्तमान में है अभी वो, आज मान लीजिए 16 तारीख को केदारनाथ में बाढ़ आई थी। ठीक है, वो कब गए, 19 तारीख को गए वहां पर। उन्होंने क्या किया, इफेक्ट देखा, गए जाकर, अरे भाई पूरा घर जो है उजड़ा पड़ा है, लोग ऐसे ही सो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति आंखों देखा, जिसने देखा है वो इंसिडेंट, उससे जाके उन्होंने क्या किया, पूछा। ठीक है, तो वो पूछना उनका क्या हुआ, वर्तमान से अतीत, मतलब वो प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाने को बोल रहे हैं उनको कि भाई बताओ क्या क्या हुआ था। वो बाढ़ को तो नहीं रोक सके, लेकिन उसके इफेक्ट को वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोज फैक्टो में क्या होता है, हम इफेक्ट को देखते हैं, उसके कारण को देखते हैं और पीछे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? इसमें वेरिएबल में किसी भी तरीके का हेर फेर नहीं होता। 3 इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज फैक्टो में, समझ में आई? यस मैम। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो चुका है, ठीक है, क्यों होने जा रहा है, उसके बारे में बताता है ये। आया समझ में? क्या हो चुका है मतलब पिछले में जाएगा ये। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपोज्ड फैक्टो के बाद मैंने आपको बताया था, एक्सपोज्ड फैक्टो के बाद आपका आया था हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हम ऐतिहासिक बोलते हैं। हिस्टोरिकल में मैंने आपको क्या बताया था, पुरानी घटना में। हाँ बताइए। आप ये तो बाकी ये सभी जो है टाइप ना, करिए। अभी का जो वर्तमान का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग ऐतिहासिक रूप से उसको समाधान करते हैं। जैसे आप एक बार बोले, आप बोले थे जैसे पेड़ काटना, पेड़ काट रहे तो उसको कैसे रोके, उसका आंदोलन हम लोग पेड़ आंदोलन को वो हम लोग को उसको याद करके, ऐतिहासिक जो प्रॉब्लम है उसको याद करके हम लोग पेड़ को पकड़ लिए। तो और उसी टाइम क्या है ना, वो पेड़ का काटना बंद हो गया। तो ऐतिहासिक रूप मतलब रूप को देखकर अभी का जो एक्शन है, इसको एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो बाकी लोग टाइप कर सकते हैं जिनको पता, वेरी गुड कल्याणी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में यही होता है, हम वर्तमान की चीजों को सुधार करने के लिए अतीत का मतलब पिछले चीज का जो है वो, पद्मावती वेरी गुड, या फिर डाउरी हो गया, हम इसका जो है हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल। अब मुझे इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ठीक है।
ऐतिहासिक अनुसंधान में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, दो चीज होती है। हम जैसे मैंने आपको अपनी नोट्स बनाकर दी, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हुआ, पहला डाटा हुआ या सेकेंड डाटा हुआ? प्राइमरी रिसोर्स। प्राथमिक। आपने खुद बनाया वो कौन सा डाटा हुआ? हम जो बनाएंगे वो मैम जो बनाया वो हमारा प्राइमरी है, जो मिला है वो प्राइमरी होगा। secondary है। वो सेकेंडरी होगा ना। हाँ, ठीक है, देखिए आपके पास रॉ डाटा हुआ, आपको मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला पूरी क्लास को कि आपको आपके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आप क्लास से तुरंत तुरंत लिखते गए अपनी नोट्स, ठीक है, आपने क्या किया, अपनी नोट्स तुरंत तुरंत बनाई, रॉ डेटा था आपके पास, फिर उसको आपने क्या किया, खुद में ही क्लीन करके अच्छी नोट्स बना ली, तो वो आपका क्या हुआ, प्राइमरी डेटा हुआ। अब मैं आपको अपनी नोट्स दूं और बोलूं इससे बना लो, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, तो सेकेंडरी, है ना। तो हिस्टोरिकल में क्या होता है, हम प्राइमरी डेटा का भी उपयोग करते हैं, मतलब खुद का डेटा भी बनाते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो लिखा था, क्या लिखा था, चिपको आंदोलन तो हमने कहीं से पढ़ा था भाई, है ना, चिपको आंदोलन, पद्मावती, इन सबके बारे में हमने कहीं पढ़ा था, और वो डेटा हमने ले लिया। तो प्राइमरी मतलब मेरा खुद का, और मैंने जहां से लिया वहां का, दोनों सोर्स उपयोग होते हैं। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका सही जोड़ी मिलान में, ठीक है, तो ये आप लोग एकदम लिख लीजिए, ठीक है, कि हिस्टोरिकल रिसर्च में किस प्रकार के डेटा का उपयोग होता है। पहले पूछ लेगा आपको केवल प्राइमरी, दूसरा पूछ लेगा केवल सेकेंडरी, या प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? बोथ। प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों, दोनों, हाँ ठीक है, मैम, तो और इसको क्या बोलते हैं, हाँ बताइए। तो मुझे ये बताइए, तो ये जो आप बताए ना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वाला, तो इसमें आप हम्म 3 चीजें बताए ना, 3 चीजें रहती है, हम्म। तो एक तो एक, रहा स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, और एक और क्या बताए थे? हाँ, एक तो स्वतंत्र राशि, मतलब हम इन पे जो हमारे चर है हाँ उन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, जी। पहली बात ये, और उनमें से भी स्वतंत्र चर पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। हम्म दूसरा, हम वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं, ठीक है, हम्म हम्म ठीक है? और दूसरा, ये इंसिडेंट हो चुका है, उसी से संबंधित तत्वों पे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तीसरी चीज, ठीक है, मतलब क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आया बोला समझ? जाए घटनोत्तर अनुसंधान में कितने चीजें होती है, तो इसमें हम 3 चीजें कहेंगे या 2 चीज? नहीं, ऐसे नहीं पूछे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा मैंने अच्छा, हाँ आपको ठीक ये है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है, वो तो ओके जी। हिस्टोरिकल में डेटा कौन सा यूज किया जाता है वो बताया, ठीक है, इसमें पॉइंट्स नहीं हाँ पूछेंगे। इसमें मैंने हाँ आपका जैसे एक्शन का बताया, एक्शन का अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, हम्म तो हम्म आपको वाइवा वाले को आंसर दे, तो आप घुमा फिरा के नहीं दोगे कि एक्शन में मोदी जी ने ये कराया, फिर ये हुआ। हम्म, एक्शन मतलब किसी भी चीज का तत्कालिक समाधान एक्शन रिसर्च कहलाती है। वैसे हाँ ही अगर जी आपसे ठीक कोई एक्सपोज फैक्टो बोले, तो जी। घटना के बाद, अगर आपसे रिसर्च का पूछे, हिस्टोरिकल, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की समस्या को पुरानी समस्या से समाधान लेके करेंगे, और इसमें हम दोनों जी डेटा का उपयोग करते हैं, ओके प्राइमरी भी जी, ओके, सेकेंडरी, ठीक है। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एनालिटिकल, जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक। अब इसका मतलब बताइए कोई, कोई भी। मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताऊं? ठीक, हाँ एक एक करके चलिए, ठीक है। अब नीलू जी हम्म थोड़ा एक पॉइंट आप बता दो, एक पॉइंट खुशबू बता देंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ के आए क्या भाई? इसमें एक पॉइंट मैं बताती हूँ, इसमें होता क्या है, जो शोधकर्ता होता है, जो हम्म विश्लेषणात्मक अनुसंधान करता है, वो हम्म पहले से ही उपलब्ध जो उसके पास मटेरियल रहता है, तथ्य रहता है या जानकारी रहता है, उसका उपयोग करता है। हम्म ये एक पॉइंट हम्म हो गए। हम्म उसी ठीक है। के मैम पे इसके एनालिसिस अंदर होता है। हाँ अभी नीलू जी बता रही ना, अंकिता एक सेकंड बताइए, आप जब कोई बोले तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए या मैसेज में बोल दीजिए, हाँ ठीक मैम, है। आपने बोला ना एक पॉइंट बताओ, तो मैंने एक पॉइंट बता दिया कि इसमें पहले से जो हाँ शोधकर्ता के पास मटेरियल रहता है, जानकारी या तथ्य या आंकड़े, हाँ उसी का यूज करता हम्म, है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, और आगे बताऊं मैं? ओके, खुशबू आप बताओ नेक्स्ट, वेरी गुड। मैम मेरा तो यही पॉइंट था कि इसमें जो चीज हो चुकी है उसी को स्टडी करना होता है एनालिटिकल वेरी रिसर्च गुड, में। ओके, नेक्स्ट अंकिता आप बताइए। मैम मेरा भी वही था कि जो पहले उपयोग जो होता है उस जो पहले से हो गया है उसके बारे में वो एनालिसिस करता है। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था इसका, किसी को याद है? भूकंप का आप एग्जाम्पल दिए थे।
किसका? भूमिकंप, मतलब क्या बोलते हैं हाँ, इसको? वेरी गुड। बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती सॉरी हूँ। मैम, एक्सप्लेन नहीं। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, आपदाएं तो सब में आई, डिस्क्रिप्टिव के ही चारों प्रकार है, तो सब में तो हम डिस्क्राइब करेंगे, सब में डिस्क्राइब करना है। एक दो तीन लाइन का बस अंतर है इन सब में। विश्लेषणात्मक शब्द से ही पता चला, विश्लेषण करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना एकदम डीप में जाके। अवलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल स्टडी या फिर आलोचना करना। आलोचना मतलब पता है, मैंने आपको कोई चीज बोला, उसके पीछे आपने आलोचना कर दी, नहीं मैम ये होता है इसका आंसर। मैंने कोई एक लाइन गलत बताई, आपने कह के नहीं मैम ये नहीं होता, इसका ये होता है, मैंने इस बुक से पढ़ा था, ठीक है। तो आलोचनात्मक या अवलोचनात्मक, जिसको हम क्रिटिकल कहते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए बाढ़ तो एक्सपोज फैक्टो में भी आई थी, डिस्क्रिप्टिव में भी बाढ़ आई थी, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, टिप्पणी करना। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं बाढ़ वाली जगह पर, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं, जाके देखते हैं कि वो बाढ़ आने का कारण क्या था। बाढ़ तो आ गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कि वो जगह बाढ़ वाली थी क्या। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हैदराबाद का, उसको डेनमार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाढ़, भूकंप, ऐसी चीज आने की संभावनाएं कम होती हैं। वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो। और अगर उत्तराखंड में जाए तो वहां भूकंप के चांसेस ज्यादा है, हिल पे है क्योंकि वो, ठीक है। बाढ़ आने के चांसेस कहाँ ज्यादा है, केरला साइड ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बाढ़ आ गई तो क्यों आई, कैसे आई, हम उसका अवलोकनात्मक मूल्यांकन करते हैं। समझ आया इतना हाँ जी, हाँ जी, सभी हाँ को? जी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जहां पर हम व्याख्या करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, एक्सप्लेनेटरी को ही हम विश्लेषणात्मक कहते हैं। विश्लेषणात्मक में मैंने व्याख्या की ना, कि क्यों आया, कैसे आया, वैसे ही एक्सप्लेनेटरी, जिसको हम व्याख्यात्मक कहते हैं, उसमें हम व्याख्या करते हैं चीजों की। जैसे मान लीजिए मैंने एक बोला, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आया, ठीक है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन जनरल चीज कर दिया। अब क्यों आया उसको एक्सप्लेन करना, वेरी गुड खुशबू। तो मैं उसका एक्सप्लेन करूंगी, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी। आया समझ में इतना? ये यस कॉज और मैम। इफेक्ट देखते हैं। जी मैम। ओके, जी। नेक्स्ट होता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें क्या करते हैं, हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बड़ी रिसर्च से पहले एक छोटी रिसर्च करके देखते हैं, जिसको हम, और इसके दो नाम मैंने आपको बताए थे, बताइए क्या नाम था इसका? और खोजपूर्ण। हाँ, खोजपूर्ण, समन्वयसी, और मैंने इसको बोला था मुख्य अनुसंधान मूलक। मुख्य हाँ, अनुसंधान। लघु रूप, लघु लघु कह रूप। रहा है। टाइप करिए, मुख्य अनुसंधान का लघु रूप कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको दो चीज कहते हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी। पायलट स्टडी जब आप रिसर्च करोगे, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, तो पता नहीं मैं कराऊंगी या कोई भी करवाएगा, आपका अंडर गाइड कौन रहेगा, तब आपको पायलट स्टडी, मतलब कि आप करके देखोगे पहले छोटी जनसंख्या में, फिर उसी को बड़े में करके देखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं इसको, इसमें छोटी ग्रुप पे करके देखते हैं किसी को, इसलिए इसको एक्सप्लोरेटरी कहा जाता है, या समन्वयसी। समझ आया इतना? समझ में आया? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ कोरिलेशनल रिसर्च, जिसको हम सह संबंधित रिसर्च कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं सेकंड स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं। ठीक है, हाँ बताइए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ हो यस। रही है। यस मैम। ओके, देखिए, सह संबंधित अनुसंधान, सह संबंध से ही पता चल रहा है कि हम दो चीज के बीच में संबंध देखने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आया?
कि एक चीज दूसरे चीज से कैसे संबंधित है। जी देखिए, इसमें एक स्थिति से दो पहलुओं के बीच संबंध और परस्परता निर्भरता का पता चलता है कि एक चीज दूसरे पे कैसे निर्भर है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया। हाँ, एक सेकेंड, एक चीज और देखिए, ये लाइन पूरे अच्छे से पढ़िएगा। इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के बीच संबंध व परस्पर निर्भरता का पता चलता है। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं। चर मैंने आपको बताया था, एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, तो दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा जरूरी नहीं है। साथ रहेंगे पर जरूरी एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसके लिए याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो आपका को रिलेशन होता है, मैंने तो पहले आपको बताया, ये शोध की वह विधि होती है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, कितने चरों का उपयोग करता है और कितने चरों के बीच संबंध देखता है? दो दो चरों के बीच। दो से अधिक। ठीक है, इसमें वो क्या करता है, रिजल्ट देखने का कोई कोशिश नहीं करता। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बताया कपालभाति करने से, जब हम ज्यादा कपालभाति करेंगे तो क्या ज्यादा होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मैम। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको आपको जो है एक ड्राइंग से समझाती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, ड्राइंग समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ठीक है, आपको ये पेज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस। ओके, ठीक है। देखिए, पहला जो कोरिलेशन के बारे में हम क्या करते हैं, संबंध देखते हैं। जैसे कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, हम उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल दिया आपको, कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, एक इंसान है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग अच्छी नहीं है ठीक है मेरी इसमें, तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये कपालभाति प्राणायाम कर रहा है। कौन सा प्राणायाम कर रहा है? कपालभाति। ठीक है, अब ये क्या किया, प्राणायाम इसने ज्यादा कर लिया। ठीक है, जब ज्यादा प्राणायाम किया, ये क्या हो गया, बेहोश हो गया भाई, गिर गया नीचे। क्यों गिर गया? क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना? दोनों जगह पे क्या हो रही है, क्या हो रहा है भाई, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब देखिए, जब दोनों जगह पे चीजें बढ़ रही हैं, मतलब दोनों कहाँ जा रहा है, प्लस साइड में जा रहा है, दोनों चीज बढ़ रहा है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपको इसमें ये नहीं देखना है कि कपालभाति बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया भाई, दूसरा जो इंसान है उसकी हालत खराब हो रही है, तो ये तो निगेटिव होना चाहिए। हम इसके रिजल्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हमको इसके रिजल्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, आपको इसके रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है कि कपालभाति करने से ये इंसान गिर गया तो आप इसका रिजल्ट देखोगे। आपको क्या करना है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, मतलब दोनों चीजें क्या हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब हम दो चीजों के बीच में संबंध देख रहे हैं परंतु उसका रिजल्ट या निष्कर्ष नहीं देख रहे हैं। समझ में आया क्या क्या हमने यहाँ पर, जी समझ में आ गया। संबंध देख रहे हैं परंतु हम उसका रिजल्ट नहीं देख। हाँ, वैसे मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर है हमारी नीलू जी हैं, ठीक है, बढ़िया बाल वाल हैं इनके, एक नंबर सुंदर से। ठीक है,
ये क्या की, ठीक है, ये नीलू जी है हमारी, इन्होंने क्या किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही है ये। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद इनका ब्लड प्रेशर क्या हुआ, बीपी कम हो गया। प्राणायाम की इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मतलब एक का फ्लो ज्यादा हो रहा है, एक का फ्लो कम हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझ में आया? रिजल्ट क्या हो रहा है, माइनस तब आएगा मैम, प्लस अनुलोम, माइनस आएगा। नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव ठीक कोरिलेशन। है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर हो तो उनकी हेल्थ अच्छी रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा था उनका, यहाँ पर कम हो गया, लेकिन रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। आया समझ? तो इसका हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक सहसंबंध। आया समझ में? जी हाँ जी यस मैम, मैम। बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो कोरिलेशन हुए। अब देखिए, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक सेकेंड, ये जब आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तब आपका डायग्राम कैसा बनता है भाई, ऊपर की ओर, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये ऊपर बन रहा है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो ये कैसे बनेगा, ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। मुझे एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है, कि मान लीजिए बरसात हो रही है ना, बरसात होती है, बरसात से खेती बढ़ रही, मतलब आपके यहाँ पर क्या हुई, बारिश हुई, ठीक है, वहां पर खेती बढ़ी, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, सकारात्मक सहसंबंध। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव कोरिलेशन को कोई एग्जाम्पल बताइए। बताइए। किसी चीज की अधिक वैल्यू कम होना, फॉर एग्जांपल किसी चीज का वैल्यू कम होना, वो नेगेटिव, उसका डायग्राम नीचे की तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड। दीदी जो हाँ, एक आपने ठीक है। ट्रेन वाला दिया था एग्जाम्पल, वो भी निगेटिव में आएगा? कौन सा एग्जाम्पल? वो एक ट्रेन वाला दिया था कि हमको जाना इधर है और अगर हमारी ट्रेन, हम उसमें बैठ जाते हैं और अगर हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, वो हम उसका संबंध नहीं, यहाँ पर हम दो चर देखते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिए आप लोग, आप ना, यहाँ पर हम चर के बीच में संबंध देख रहे हैं, तो यहाँ दो लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला तो संबंध देखना है भैया हमको, ठीक है, सह संबंध जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। किसके बीच में देखना है, चर होने चाहिए हमारे पास, चर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। ट्रेन, वहां पर कोई चर नहीं था, ठीक है, ट्रेन एक डायरेक्शन में जाए दूसरे डायरेक्शन में, वो नहीं था हमको, वो किसी और चीज का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। चर मतलब यहाँ पर दो चीज है, एक तो हो गया कपालभाति, और चर में मैंने आपको दो चीज बताई थी भैया, कौन कौन से चर होते हैं, एक होता है आपका एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित स्वतंत्र चर होता चर है। और आश्रित चर। आश्रित। ठीक है। कपालभाति यहाँ पे क्या हुआ आपका, इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर, ठीक है। दूसरा होता है आपका ब्लड प्रेशर, ये क्या हो गया आपका, आश्रित चर। आश्रित। डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, राइटिंग बहुत खराब है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा कोई, ठीक है। तो देखिए क्यों बोला गया, मैंने इसको क्यों आश्रित बोला, इसको क्यों स्वतंत्र बोला, आपको ये बताइए। स्वतंत्र इसलिए चर क्योंकि कपालभाति इसलिए है क्योंकि हम कपालभाति को हाई या फिर मतलब कपालभाति करेंगे तभी हमारी ब्लड प्रेशर है वो हाई और लो होगी, उसी की वजह से ही देखिए, होगी। स्वतंत्र है ये क्योंकि अगर हम इसको कम ज्यादा करते हैं तो आश्रित जो है वो कम ज्यादा होगा। मान लीजिए आपके पापा हैं और मम्मी है, पापा तो जनरली नहीं मारते, कभी कभी मम्मी मार देती। मान लीजिए आपकी मम्मी आपको मारी एक झापड़ खींच के और बोला जा रोटी बना के आ, तो आप क्या करोगे, एक झापड़ खाए आप, ठीक है। ये है हमारी अंकिता जी, इनकी सासू माँ इनको बोली रोटी नहीं बनाए तो एक झापड़ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या की, रोटी बना के आई, ये इन रोटी बनाई पर इन्होंने रोटी में क्या किया, घी लगाना भूल गई है। फिर अंकिता जी को सासू माँ ने बोला मैं आपको एक साड़ी ला के दूंगी बढ़िया सी, जा रोटी बना बेटा, तो वो क्या की, एक रोटी की जगह 4 रोटी बना के आ गई। वो किन पे आश्रित है, अपने सासू माँ के बिहेवियर पर, ठीक है।
देखिए पर्सनल कोई नहीं लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम आपको वो नहीं बोल नहीं बिल्कुल तो नहीं, क्योंकि घी कोई नहीं खाता है ना। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमने क्या किया, दो चर लिया, एक चर जो आश्रित है जिसपे हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जो स्वतंत्र चर है उस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि स्वतंत्र चर ऐसा है जो मैनिपुलेटेड है, जिसपे हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस पे परिवर्तन करने से आश्रित चर पर हम, किसका माइक अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, किसका माइक वो है, ठीक है। देखिए स्वतंत्र चर पे हम हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है, इस पे हम हेर फेर कर सकते हैं और इस पे उसका इफेक्ट देखते हैं। समझ में आया परिणाम, मतलब कि आप स्वतंत्र चर पर हेर फेर करोगे तो आपका आश्रित चर पर परिणाम देखने को मिलेगा। आया समझ में? अगर आप कपालभाति की इंटेंसिटी बढ़ाओगे या कम करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। अगर आप अनुलोम विलोम का इंटेंसिटी बढ़ाओगे या कम करोगे तो ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा। आया समझ में? जी मैम, मैं एक उदाहरण दूं क्या? हाँ बताइए। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट है ना? हाँ तो यदि वेरी गुड। मैम पढ़ा रही है, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, यदि मैम नहीं पढ़ाएंगी तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर आप जो टीचर है वो स्वतंत्र चर में आती है, आप टीचर को बदल सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ। बच्चे तो वही रहेंगे, है ना? ठीक है क्या? टीचर और बच्चे, टीचर के पढ़ाने की इंटेंसिटी आपके परफॉर्मेंस को या आपके क्लास आने को, देखिए मैं टीचर हूं, मैं स्वतंत्र चर हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आपको आपके अच्छे काम करने पे आपको क्या दिया, पुरस्कार दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको मेडल दे दिया, तो आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन आपके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी मैंने आपको एक झापड़ लगा के दिया, तो आप क्या करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो आप किस पे निर्भर कर रहे हैं, शिक्षक पे निर्भर कर रहे हैं मुझ पे। हाँ ठीक है, तो क्या होता है, आश्रित मतलब जो किसी पे निर्भर हो। मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंटल में समझाऊंगी, यहाँ पर बस आपको संबंध समझना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो समझ में आया ना, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए तो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई कपालभाति करे तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये तो रिजल्ट पे नहीं जाना है, यहाँ आपको रिजल्ट नहीं देखना है, क्या देखना है, वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही है, ये जो मतलब। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक चीज नहीं होती। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंटल पढ़ाऊंगी। जो हाँ बताइए। वाला बोल रहे हैं उसको आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ वही है ना ये? जी, इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र चर कहते हैं, हाँ, अच्छा, हाँ डिपेंडेंट को हम स्वतंत्र कहते हैं, डिपेंडेंट को आश्रित कहते हैं, ठीक है। हमको कोरिलेशन में बस दो चीज ध्यान देनी है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, रिलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। दोनों चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव, हाँ ये हाँ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकेट, ओके। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब आता है हमारा एक नल कोरिलेशन, जैसे मैं आपको बोलूं जिसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, एक चर के बढ़ने या घटने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इसका एग्जाम्पल, कॉफी पीने से, कॉफी है ये हमारी, ठीक है, बढ़िया कॉफी, 120 रुपए वाली कॉफी है ये, ठीक है, ये कॉफी है, कॉफी पीने से हाइट बढ़ती है, ऐसा होता है क्या? नो नहीं। नहीं होता। तो कॉफी का हाइट पे मैम कुछ इफेक्ट नहीं ये पड़ तो रहा। जैसे हम अगर ये कहेंगे इंडिपेंडेंट वाला तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि इस्टेब्लिश रिसर्च क्या है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आएगा कि रिसर्च कॉफी पीने से वो है तो अवेलेबल लिटरेचर के बेस्ड में है ना मैम? देखिए अभी आप लिटरेचर पे मत जाइए, मैं अभी आप ना एक स्टेप बढ़े मत बढ़िए, अभी आप टाइप समझिए। हाँ दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, अगर जैसे कॉफी और हाइट ले रहे हैं तो दोनों वेरिएबल पर कोई रिसर्च हुई हो या दोनों वेरिएबल पर कोई रिसर्च नहीं हुए, वो एस्टेब्लिश होगा तभी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कोरिलेशन निकाल सकेंगे ना मैम?
देखिए यहाँ पर क्या बताया है, वो कोरिलेशन के टाइप बता रहा है, ठीक है। कि जैसे मान टाइप, लीजिए ओके ओके। हमारी नल हाइपोथेसिस कब होती है, हाइपोथेसिस जब हम करते हैं तो आप क्या करते हैं, मंडूकासन का डायबिटीज पे इफेक्ट, लेकिन अब आप बोलो मंडूकासन करने से हाइट बढ़ती है, तो ऐसा होगा। ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है ना, तो आपकी वहां पर हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस। और ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है, वो क्या होगा आपका, एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आया। तो नल कोरिलेशन का एक टाइप है, आया समझ। यस मैम, हेलो, मीन्स कोरिलेशन में 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नल। और नल, ठीक है। नल मतलब किसी का कुछ इफेक्ट, तो पॉजिटिव का ग्राफ कैसे बनेगा, अब मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बना के दूं, आप मुझे बताना किसका किसका ग्राफ है, ठीक है। बताइएगा, अभी अभी मत बोलिएगा, पहले बोलूंगी तब, ठीक है। हाँ बताइए, फर्स्ट पॉजिटिव वाला तो मैम पहला नेगेटिव वाला पॉजिटिव कौन सा, है, पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव नेगेटिव और थर्ड और नल। थर्ड है नल। वेरी गुड, ठीक है। तो नल में कुछ इफेक्ट, नल एक तो ये हो सकता है कि कॉफी का हाइट पे इफेक्ट पड़ता है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है जब ग्राफ कंसिस्टेंट, मतलब कि सेम ग्राफ कब बनता है, जब कोई चीज रुक जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं, दो चीजें, ठीक है, ये तो हो गए 3 टाइप के हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव और नल, ठीक है। ये 3 टाइप होते हैं हमारे कोरिलेशन के। 2 और टाइप होते हैं, पर उसको मैं आपको जनरल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है बारिश का। बारिश कौन से मौसम में होती है भाई, रेनी सीजन। रेनी सीजन में। रेनी सीजन कब होता है, कब जुलाई होता है रेनी में। सीजन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त। जुलाई जुलाई अगस्त। से ठीक है, सितंबर। ठीक है। अब मान लीजिए अभी हो गई हमारी क्या, जनवरी फरवरी, ठीक है, अभी भी बारिश हो रही है, क्या करेंगे अब हम, देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ अगस्त है, ठीक है, बारिश, यहाँ पर हमारा बारिश या रेन हम बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे मंथ हो गए, ठीक। ये दोनों वेरिएबल हैं, दो हमारे, मंथ और रेन। अब यहाँ पर कर्व कैसा बन रहा है, जनवरी में बारिश नहीं हो रही है या फिर हो रही है, तो कर्व बना, फिर नहीं हो रही है तो मार्च में डाउन हो गया, फिर हो रही है, फिर नहीं हो रही है दिसंबर में, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, कर्व, कर्व। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी कोरिलेशन का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं कर्व कोरिलेशन या फिर कर्व बनना, ठीक है। आया समझ में। कोरिलेशन 2 तरीके का होता है, यहाँ पर कर्व होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अब मुझे बताइए हाइट किस एज तक बढ़ती है जनरली। अगर आप 40 साल के बाद बॉर्नविटा पियेंगे तो काम करेगा, कॉम्प्लान पियेंगे तो काम करेगा, नो मैम। नो मैम। नहीं। एक एज तक जाकर यहां तक क्या हुई, आपकी हाइट बढ़ी, ठीक है, यहां पर जाके कांस्टेंट हो गई लीनियर में, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका लीनियर, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सिंबल नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल नहीं होता। तो लीनियर जो होता है वो नल की तरह भी काम करता है। मान लीजिए एक एज है यहाँ पर 20, ठीक है, 20 तक तो बढ़ती है हमारी एज, लेकिन 25 के बाद एज नहीं बढ़ती, तो भी नल या फिर लीनियर बनता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना, आपको 3 इंपॉर्टेंट आप याद रखो, पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन सा है और एक, नल कोरिलेशन। ठीक है। तो 3 कोरिलेशन, आपको कोरिलेशन समझ में आया, कोरिलेशन रिसर्च। यस मैम। जब आपको किसी चीज का रिजल्ट ना देखना हो, आपको केवल 2 चीज के बीच में संबंध देखना हो, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। यहाँ पर हम किसी चीज को बढ़ाते या बढ़ाते नहीं है, बस देखते हैं इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज एक पॉइंट लिख लेना, कोरिलेशन स्टडी में हम मैनिपुलेशन नहीं करते। मैनिपुलेशन मतलब किसी चीज को घटाते बढ़ाते नहीं है, केवल मापन करते हैं या मीजर करते हैं। आया समझ जी। ठीक है। जैसे कि मैं गई
और खेतों में मैं किसानों के पास गई, वहां पर किसानों को जाके मैंने पूछा कि भाई मैंने क्या किया, वहां पे जाके देखी मैं कि ज्यादा बारिश हो गई। बारिश होना तो ठीक है अनाज के, लेकिन ज्यादा बारिश हो गई तो दिक्कत हो गई। एक सेकंड रुकना, हाँ। ये मोबाइल हैंग करने लग जाता है भाई। तो ये हमारे 3 रिसर्च हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बारिश का। मैंने क्या किया, बारिश हुई, मैं गई वहां पर, मैं चेंजेस तो कुछ नहीं कर सकती, बस देख के आई कि क्या क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, आपका एक्सप्लानेटरी, ठीक है। हेलो, यस यस यस। ओके, तो समझ में आया। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है, ये आपकी कोरिलेशन है, ठीक है। आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो रिसर्च के टाइप में, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम प्रायोगिक रिसर्च कहते हैं। ये भी उद्देश्य के आधार पर है, ठीक है। तो ये याद रखना, 5 इंपॉर्टेंट थी, 4 के नाम बताइए। बताइए, किसी को याद है? वर्णनात्मक से संबंधित, व्याख्यात्मक, समन्वेशी और प्रायोगिक। अब आती हमारी प्रायोगिक, ठीक है। प्रायोगिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए बहुत कम दिया है, बट मैं आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मैम ये व्याख्यात्मक और देखिए, समन्वेशी नहीं पढ़ना? क्या? ये व्याख्यात्मक और समन्वेशी हाँ, पढ़ना है ना, बता तो दी, वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम, यह अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कोरिलेशन में रिजल्ट नहीं देखा था, यहाँ पर हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? रिजल्ट्स पर। रिजल्ट पर, कि ये संबंध है कैसे आया, पॉजिटिव पड़ रहा है या निगेटिव, ठीक है। एक घटना दूसरी घटना को अंजाम देती है। एक घटना कुछ हो गई, वो दूसरी घटना को अंजाम, उदाहरण के लिए धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का, जितना ज्यादा व्यक्ति स्मोकिंग करेगा उसके लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बढ़ दोनों रहा है, तो कोरिलेशन क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव। क्या कोरिलेशन? पॉजिटिव। लेकिन इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन में बस यही डिफरेंस है। कोरिलेशन में हम संबंध देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल में हम उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बताया था एक्सप्लानेटरी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इसी उदाहरण से एक्सप्लानेटरी को आप कोरिलेट करिए, कैसे होगा, जिसको हम व्याख्यात्मक कहते हैं। बताइए। यही एग्जाम्पल है कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। कोई मैम भी इसमें ये देखेंगे ना कि वो धूम्रपान से मतलब कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज देखेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। तो हम एक्सप्लानेटरी में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आता है। ये तो सिंपल कोरिलेशन हो गया, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च का एग्जांपल हो गया। लेकिन स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक क्यों आता है? स्ट्रेस बढ़ा तो सेरोटोनिन बढ़ा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा, फिर उसके वजह से आर्टरीज जो है उसमें कंपन होने लगा, वाइब्रेशन, फिर हार्ट अटैक आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लानेटरी, और इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। और जब मैं इफेक्ट देखने लगी कि हार्ट अटैक क्या है, इफेक्ट है, और ये नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो क्या होगा आपका? एक्सपेरिमेंटल। जल्दी बताइए। एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल में हर चीज 2 होती है। एक तो वेरिएबल आपके, मैंने आपको बताया इसमें भी वेरिएबल होंगे। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से चर होते हैं हमारे? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र और आश्रित। हाँ, और 2 इसमें ग्रुप भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। 2 ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसपे हम प्रयोग करते हैं, या फिर प्रयोगात्मक समूह, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं इसमें, 2 समूह पाए जाते हैं। पहला होता है आपका प्रायोगिक, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, जिसको नियंत्रित चर बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी एक चीज के बाद, ठीक है।
देखिए यहाँ पर ना एक चीज और याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल में रिफ्लेक्टिविटी मतलब कोई भी चीज का प्रभाव जो होता है वो चक्रीय, जैसे मैंने आपको एक्शन रिसर्च में बताया था ना कि चक्रीय चलता है, वैसे ही यहाँ पर है। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं ना कि लोग बेरोजगार क्यों हैं, गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है या फिर बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है। यहाँ पर एक जगह पे तो बेरोजगारी वेरिएबल है स्वतंत्र, एक जगह पर गरीबी है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी किसी चर के कंडीशन में दोनों रिफ्लेक्स एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। समझ में आया? यस मैम, एक बार हेलो, और बताएंगे। उदाहरण देखिए, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। तो यहाँ पर गरीबी क्या हो गई हमारी, कौन सा वेरिएबल है? आश्रित, स्वतंत्र। बेरोजगारी पर आश्रित, बेरोजगारी गरीबी के के कारण कारण गरीबी। बेरोजगारी आ रही है ना। कारण, जो इंडिपेंडेंट चीज कारण होता इंडिपेंडेंट है, है। देखिए जो चीज कारण होता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट। तो गरीबी क्या है आपका? स्वतंत्र चर। और जो चीज परिणाम होता है वो आपका होगा डिपेंडेंट। यहाँ पर कारण और परिणाम, कॉज और इफेक्ट, दो चीज देखा जाता है। समझ में आया? कारक और प्रभाव, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी। डिपेंडेंट हुआ ना कारण। कारण क्या है? कारण डिपेंडेंट हुआ, गरीबी हुई ना। अरे कारण हो रहा है ना, गरीबी इसके और कारण हो रहा बेरोजगारी है। में कारण क्या है? किसके कारण गरीबी हो रही है? बेरोजगारी के कारण। कॉज एंड पहले आप इफेक्ट है ना। एग्जाम्पल में बताओ, आप पहले एग्जाम्पल में बताओ कि एक किसके बार कारण गरीबी आ रही है। पहले गरीबी है, गरीबी का मुख्य कारण ही पहले बेरोजगारी। पहला वाला बस देखो, हाँ पहला वाला एग्जाम्पल बताओ, गरीबी का बेरोजगारी, मुख्य कारण क्या? बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी क्या है? यहाँ पर कारण है। तो जो चीज कारण रहता है वो क्या होगा? वो स्वतंत्र होगा इंडिपेंडेंट मैम, वेरिएबल। स्वतंत्र चर। हाँ, स्वतंत्र चर। ठीक है, तो हाँ। स्वतंत्र चर बेरोजगारी है। बेरोजगारी मतलब हमको जॉब नहीं मिल रही है, इसकी वजह से हम गरीब हो रहे हैं। तो परिणाम क्या है? गरीबी। ठीक है, आया समझ? यस। तो गरीबी किस पे आश्रित है भाई? जब हमको जॉब नहीं लगेगी तो गरीबी हो जाएगी, हम गरीब हो जाएंगे। तो गरीबी क्या है? डिपेंड है किस पे? और अगर हमको रोजगार मिल गया तो हम अमीर हो जाएंगे भैया, है ना? तो कौन किस पे डिपेंड है? गरीबी बेरोजगारी पे पे डिपेंड है। गरीब। हाँ ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसका ही हम रिवर्स भी कर सकते हैं। बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है, मतलब गरीबी के कारण लोग बेरोजगार है। कहीं कहीं पर क्या होता है, अच्छी स्कूल में पढ़ता है बच्चा तो उसका प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है। अब कोई बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज अच्छा नहीं है, तो उसको खुद जाके बाहर जॉब ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो किसी किसी को गरीबी के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। आया समझ? तो यहाँ पर तो सर्कुलर है, सब जगह नहीं होता। अब मैं आपको बोलूं, कपालभाति के का मुख्य नहीं, कपालभाति के कारण, कपालभाति ज्यादा करने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कपालभाति क्या है? कारण। कारण है। तो क्या हुआ वो? कारण डिपेंडेंट हो गया फिर। स्वतंत्र चर है वो। हाँ, इंडिपेंडेंट, और सॉरी इंडिपेंडेंट। हाँ, और ब्लड प्रेशर क्या हुआ? वो डिपेंडेंट हो गया वो। परिणाम। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि ब्लड प्रेशर के कारण कपालभाति हुआ, बोलूंगी क्या मैं? नहीं, तो सभी जगह पर यह काम नहीं करता। सर्कुलर रिलेशनशिप होता है पर सभी जगह ये कार्य नहीं करता। तो आप जब प्रश्न बनाते हैं ना अपना, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं तो आप यहीं से बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन ब्लड प्रेशर, या फिर प्राणायाम का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव। तो हम प्रभाव किस पे देख रहे हैं? ब्लड प्रेशर पर देख रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर। और किसके द्वारा देख रहे हैं? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा। तो हम किस में चेंज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर में कि प्राणायाम में? किस में चेंज करेंगे? प्राणायाम में। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम देखेंगे किसको? प्राणायाम को देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को देखेंगे? ब्लड प्रेशर को। प्रभाव, ब्लड।
वेरी गुड, ठीक है। इतना समझ में आया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जी अब देखिए मैं इसको आपको, ये आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, यही एक्सपेरिमेंटल जो आपकी रिसर्च होती है और डिस्क्रिप्टिव, दोनों में यही डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव सिद्धांत पर वर्क करती है, वो कुछ चीज, किसी चीज को दिखा नहीं सकती, प्रैक्टिकल नहीं कर सकती, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप स्कूल में रहे होंगे, आप बायोलॉजी लिए होंगे या कोई भी, तो आप क्या करते थे, आपके पास ब्यूटेन की अलग अलग पाइप्स होती थी, ठीक है, प्रोपेन का, आप सब बनाते थे, क्या करते थे आप, लेबोरेटरी में जाके काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, किसी चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, या फिर कोई भी चीज को थ्योरी में करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देखते, ठीक है। आया समझ इतना? जी हाँ जी यस ओके। मैम। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक दो चीज बता दे रही हूँ। इंडिपेंडेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र, डिपेंडेंट मतलब आश्रित। ये ऐसा वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट जिसपे हम परिवर्तन करते हैं, विच कैन बी मैनिपुलेटेड, जिसमें हम परिवर्तन करते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है, जिसमें हम प्रभाव देखते हैं, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें हम प्रभाव देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेड़ है, गमला है, ठीक है, उसमें पत्तियां लगी हैं, और ये अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब आप देखिए 3 बूंद दिखा रहा है यहाँ पर, 3 तरीके की, एक सबसे छोटी है, एक हैवी है, और एक मीडियम साइज की है। मतलब जो सबसे लास्ट वाला है आपका गमला, उसमें सबसे छोटी बूंद पड़ी है, बीच वाले में सबसे ज्यादा, और सबसे फर्स्ट वाले में थोड़ा मीडियम लेवल की, ठीक है, जितनी डालनी चाहिए। अब आप देखिए कम पानी डाले आप, ठीक है, एकदम कम डाले तो 2 पत्तियां हो गई, ठीक है। पत्तियां क्या है, डिपेंडेंट है पानी के ऊपर, यहाँ पर पानी क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और साइज ऑफ द प्लांट जो है वो डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। आया समझ? हाँ जी हेलो, जी हाँ। जी अब आप देखिए पहले वाले में हमने जो लास्ट वाला गमला है, ठीक है, सब छोटी बूंद डाली तो वहां पर 2 पत्ती उत्पन्न हुई, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया, तो क्या हुई, 4 पत्ती उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने एकदम पानी एकदम उसमें डाल दिया, तो पत्ती जो थी, एक पत्ती, वो भी बेचारी गिर गई, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है यहाँ पर हमारा, पत्तियां। गमला या पत्ती, ठीक है, उनका प्रोडक्टिविटी या साइज ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं, बस हमारा, बस मेरा समझाने का मतलब बस यही है कि हम जिस चीज का जितना उपयोग करेंगे, ओवर उपयोग करना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप मान लीजिए किसी को दिक्कत है, ठंड लग रही है, आप उसको सूर्य भेदी प्राणायाम कर दीजिए, पर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अब आप उसको इतना सूर्य भेदी प्राणायाम कराए कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा ही बढ़ गया, है ना, तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं। तो हमको दोनों वेरिएबल को अच्छे तरीके से देखना है, उनका अच्छे से उपयोग करना है। तो 2 चीज जरूरी है, क्या जरूरी है एक्सपेरिमेंटल में, एक तो आपका चर, दूसरा ग्रुप। अब देखिए ग्रुप क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ एक बार, पहले ये समझा दूं, ये डायग्राम बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको ग्रुप बता दूं। देखिए प्रयोगात्मक समूह वो समूह कहलाता है जिसपे हम कोई ना कोई प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे को प्राणायाम का इफेक्ट देखना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, आपकी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी, 5 का ग्रुप और 5 का ग्रुप, ठीक है। अब मैं वो 5 का ग्रुप कैसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, फीमेल मेल कर सकती हूँ, एज के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, या फिर मेरे को जैसे चाहिए सैंपल उसको कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जिन 5 लोगों को मैं प्राणायाम की प्रैक्टिस रोज करवा रही हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी, प्रायोगिक समूह, ठीक है। और जिन 5 ग्रुप को मैं कंट्रोल करके रखी, उनको कुछ भी नहीं करवा रही हूँ मैं, उसको मैं क्या बोलूंगी, नियंत्रित समूह या फिर कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? हेलो मैम एक बार और हाँ बता दीजिए। ठीक है, वो अच्छा मैं आपको वो वीडियो ऑन करके बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद मैं वीडियो ऑन करूंगी तब बताऊंगी। देखिए वेरिएबल मैंने आपको 2 बता दिए थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक आता है कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है। ये एक एग्जांपल देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जल्दी बताइए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो दैट कारण है। इज जो चेंज हो सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 बॉटल्स दी हुई है, ठीक है।
3 बॉटल में पहला वाला बॉटल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हमने पानी भरा है। दूसरे वाले में क्या किया है, जूस भरा है। ठीक है, तीसरे वाले में मैंने क्या किया, द टाइप ऑफ प्लांट यूज पॉट साइज अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉइल, इसमें मैंने क्या किया, सॉइल भर दिया। ठीक है, तीनों में मैंने भरा और तीनों का मैं इस पे इफेक्ट देख रही हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये तो एक इंडिपेंडेंट हो गया हमारा, तीनों प्रकार के जूस। डिपेंडेंट क्या हो गया, पेड़ की प्रोडक्टिविटी। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल करना चाहूंगी अनवांटेड चीजों को। ठीक है, जो चीज नुकसान कर सकती है, पहली बात तो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जिसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, जो मेरे पौधे की डेवलपमेंट को खराब ना करे। तो कंट्रोल वेरिएबल मतलब होता है जिसको हम अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी का ब्लड प्रेशर कम करना है, मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था कि मुझे ब्लड प्रेशर कम करना है, मान लीजिए अपना। ठीक है, मीनाक्षी है, मैंने नीलू जी ने बोला कि मीनाक्षी को जो है ब्लड प्रेशर कम करना है, तो मैं उनको प्राणायाम करवाऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे लेके चली गई दिल्ली में, और कहाँ पर, चांदनी चौक में। वहां पर मुझे बोल रही है कि मीनाक्षी आप शीतली प्राणायाम करो। ठीक है, तो मेरा ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा होगा। बढ़ ज्यादा हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर शीतली प्राणायाम क्या है, कौन सा वेरिएबल है। यहाँ इंडिपेंडेंट हो रहा है ना, कारण हो रहा है ना वो। हाँ, और मेरा ब्लड प्रेशर क्या है वहां पर, डिपेंडेंट में आएगा। आश्रित है वो। ठीक है। अब टेम्परेचर मेरे को इफेक्ट कर सकता है, पॉपुलेशन मेरे को इफेक्ट कर सकती है, तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा उन चीजों की वजह से। तो मैं क्या करूंगी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। तो वो क्या कहलाएंगे, कंट्रोल्ड वेरिएबल। टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया, क्राउड हो गया, ये हो जाएंगे मेरे कंट्रोल वेरिएबल, जिनको मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ या कम करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो क्या करेंगे, मुझे एक शांत जगह पर लेके जाएंगे, दिल्ली में अक्षरधाम लेके जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पर मेडिटेशन करो आप। आया समझ आया, यहाँ पर प्राणायाम करो। तो इंडिपेंडेंट मतलब जिसपे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिपेंडेंट जो आश्रित रहता है, कंट्रोल मतलब हम जिसको अपने रिसर्च में हटाने की कोशिश करते हैं। आया समझ जी। यस मैम। ओके, हम ठीक है। अब नेगेटिव मैं आपको रिजल्ट ग्रुप, पे कंट्रोल करना, ये भी बोल सकते हैं ना इसको एक वर्ड में। हाँ, नेगेटिव रिजल्ट पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक काम करती हूँ, ग्रुप से नहीं वैसे ही बता दे रही हूँ। चलो वीडियो ऑन करो। देखो अब मेरे पास, ये तो मैंने 2 वेरिएबल आपको बताया। वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, दूसरा होता है समूह। 2 समूह है मेरे पास, आपकी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ग्रुप, मेरा काम क्या है, मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो है कि सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मेरे को उनका ब्लड प्रेशर कम करना है। तो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गई, इफेक्ट ऑफ शीतली प्राणायाम ऑन ब्लड प्रेशर, ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है, जल्दी। एक बार और क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट है शीतली प्राणायाम और हाँ डिपेंडेंट आश्रित है ब्लड प्रेशर। हाँ, ठीक है। अब मैं क्या की, मेरे को इसका इफेक्ट देखना है कि पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की, मैंने 10 लोगों के ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 5-5 में। तो जो पहला 5 ग्रुप मैं लूंगी उसको मैं प्राणायाम कराऊंगी। ठीक है, और दूसरे ग्रुप को मैं प्राणायाम नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो पहले ग्रुप पे मैं जिस पे प्राणायाम करा रही हूँ उसको मैं प्रायोगिक समूह या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं उन पे देखना चाह रही हूँ इफेक्ट होता है या नहीं, और बाकियों को अलग रखूंगी। फिर मैं उन दोनों का कंपैरिजन करूंगी भाई कि जो करते हैं प्राणायाम और जो नहीं करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, ब्लड प्रेशर में आया समझ। तो 2 ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप जिसको हम कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कराते, कंट्रोल में रखते हैं अपने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसपे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आया समझ में यस जी। मैम। हेलो, हाँ। ठीक है। तो आपका को रिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपका एक अच्छा टाइम लिया है आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके टाइप्स पूरे करा के प्रोसेसेस स्टार्ट करूंगी। ठीक है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और टाइप्स सारे, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। आज मैं सोची थी प्रोसेस स्टार्ट करने को,
बट ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। अगर आप लोग मुझे 5-10 मिनट और दें तो मैं आज रिसर्च के टाइप कंप्लीट करा दूं। 10 मिनट बस मुश्किल से, बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है मैम, वो आधे घंटे की रहती है। नेक्स्ट पूजा मैम की क्लास है। पूजा मैम की। अच्छा हाँ, 7 से 7:30, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप उनकी क्लास कर लीजिएगा। तो सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, आप पहले प्रेयर कर लीजिए, उसके बाद भले ही नोट करा दो टाइप्स। हाँ, टाइप मैंने बताया था आपको, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बस मेरे को उसको ही डिस्क्राइब करना है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, बस उनको डिस्क्राइब करना था। ठीक है, तो वो अगर आप लोग 2 मिनट का भी 2-3 मिनट का टाइम देते तो मैं करा देती। बताइए क्या करना है, नेक्स्ट क्लास या अभी? रफली एक्सप्लेन कर दीजिए, हम पढ़ के आ जाएंगे। हाँ, टाइम जैसे हो गया ठीक है है, ना, आप देख लीजिए। लेकिन आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में 2 ही चीज होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो गुणात्मक, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, असंरचित होती है। उसमें हम क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं किसी चीज की, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू हो गया, वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर जहां पर क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होता, वो हमारा आता है क्वालिटेटिव में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये कम विश्वसनीय मानी जाती। अब मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे आपके मार्कशीट का नंबर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? वो बताता है किसी का जेआरएफ क्लियर है या किसी के नंबर जाता है, तो वो उसकी विश्वसनीयता बढ़ा देता है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च बेटर मानी जाती है। क्वालिटेटिव क्या होती है? कम विश्वसनीय होती है। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी डेटा पे बेस करती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें आपका क्या आता है? ऑब्जर्वेशन, हम किसी को ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम मैथमेटिक्स का ज्यादा उपयोग करते हैं और इसमें हम हाइपोथेसिस की जांच करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 2 चीज थी, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और क्वांटिटेटिव में टेस्टिंग करते हैं। आप बस इतनी चीज याद रखिए सिंपल सी, क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल चीज यूज होंगी जहां पर हम गणित का उपयोग करेंगे, क्वालिटी जहां पर हम थ्योरी का उपयोग करते हैं। आया समझ? तो आप बताइए, नंबर ज्यादा विश्वसनीय होगा या फिर किसी की क्वालिटी देख के हम बताएंगे? क्वांटिटेटिव नंबर। क्वांटिटी, नंबर, ठीक है। और जब जहां पर दोनों मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली आपका क्वांटिटेटिव की तरह होता है और अनस्ट्रक्चर क्वालिटेटिव, बस इतना ही है आपका, ठीक है। अब आप लोग इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है, इनके टाइप सारे, और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया बस इतना ही आपको पढ़ना। डिडक्टिव इंडक्टिव छोड़ दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो किसी को पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। यस ओके, तो मैम ये पढ़ के आइएगा कंट्रोल में जरूर। नेगेटिव कैसे होगा? क्या चीज? कंट्रोल में नेगेटिव कैसे होगा? क्या चीज कंट्रोल? अभी जैसे एक कह रहे हैं ना कंट्रोल हम लेंगे, और फिर अब एक एक्सपेरिमेंटल वाले में जो डिस्कशन हो रहा था, तो कंट्रोल नेगेटिव नहीं नेगेटिव होता कैसे वो, होगा? नहीं, अभी नेगेटिव डिस्कशन नहीं में हो रहा होता। था ना। नहीं नहीं, नहीं। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप होते हैं, दोनों के बीच हम कंपैरिजन करते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। कंट्रोल पे नेगेटिव नहीं होता है। देखिए मैं, आप हैं और नीलू जी हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। एक लोग को मैं बोली आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं करिए, आप अपनी सामान्य जिंदगी जी रही हैं, ठीक है। और नीलू जी को 1 महीने के लिए मैंने आपको क्या किया, 1 महीने पहले मैंने आपसे ब्लड प्रेशर का टेस्ट किया, 1 महीने बाद मैं फिर से आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट करूंगी, लेकिन मैं आपको कोई भी प्रैक्टिस नहीं दे रही हूँ। नीलू जी को मैंने रोज प्राणायाम कराया, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पर? उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ा, उनको पॉजिटिव। आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, या पड़ भी सकता है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है। मैं यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करूंगी, विच वन इज बेस्ट, मतलब कि अगर ये मैम प्राणायाम इसमें कराने का जब हम इस पॉजिटिव तरह का इफेक्ट है या नहीं। जब हम इस तरह का लेंगे तो हाँ, इसमें 2 वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स तो लेना ही है, वेरिएबल तो नहीं मैंने क्या बोला, 2 चीज जब इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरिएबल और 2 ग्रुप, दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं ठीक है। मैम, अच्छा हाँ, चलिए मैं बाद में डिस्कशन करूंगी, क्योंकि 2 वेरिएबल्स नहीं है। अगर हम कंट्रोल ले रहे हैं तो भी हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर दोनों रहे में हैं है तो ना भी वेरिएबल्स वेरिएबल। की जरूरत है। हाँ, हाँ, लेकिन